हमारे बीच में हमारी सीनियर काउंसलर स्नेह गुप्ता मैम जी हैं, जो आज हमें लुइस एल हे की, जो एक महान गुरु हैं, महान गुरु का सार है। वो एक ऐसी महिला है जिनका जितना उनके बारे में कहा जाए कम है। वो एक प्रभावशाली और अत्यंत ही व्यक्तिगत कथन है। तो मैं स्नेह गुप्ता मैम से आग्रह करती हूँ कि वो आज हमें इस विजडम से ओतप्रोत करें। वेलकम 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 स्नेह मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू स्नेह। थैंक यू नीतू, बहुत सुंदर आपने ध्यान कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी को मेरा आत्मवंदन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने इस स्वाध्याय को, जो लुइस एल हे मैम ने ये यू कैन हील योर लाइफ बुक लिखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि उनको वो कैसे प्रेरित हुई। ये बुक मेरे लिए बहुत प्रिय है, मेरी फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी, और उसकी छोटी छोटी एक्सरसाइज मैंने खुद इम्प्लीमेंट की। मैं जब भी ये बुक का नाम आता है मैं खुद से कनेक्ट हो जाती हूँ कि बहुत सुंदर बुक है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप धीरे धीरे इस बुक को जैसे जैसे पढ़ाया जाए, उसकी छोटी छोटी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। स्पिरिचुअल टैबलेट के साथ साथ अगर आप इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, तो आपके जीवन में डेफिनेटली चेंज आएगा। क्योंकि मैम कहती हैं कि इस बुक को जब उन्होंने लिखा और उनको प्रेरित किया गया, उनके खुद के अनुभव के अनुसार जब वो प्रेरित हुई, उनके खुद के ग्राहकों ने, वो जो उनके लोग थे, जो उनको पसंद करते थे, जो उनको सुनते थे, वो उन्हें नाम देते हैं ग्राहकों का। तो उनके ग्राहकों ने उन्हें प्रेरित किया कि आप यू कैन हील योर लाइफ, अपने अनुभवों से इस बुक को आप लिखें। तब उन्होंने जाकर इस बुक को लिखा। सबसे पहले उन्होंने लिखा हील योर बॉडी, जो छोटी सी पत्रिका उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कारण बताए थे कि किस कारण से कोई भी बीमारी होती है, लेकिन विस्तार रूप में उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ बुक को लिखा। और जब उनकी जीवन को अगर हम देखें, वो कैसे प्रेरित हुई, उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ मैम के जीवन में कि वो इस बुक को लिखने के लिए उनका मन विचलित हुआ, लोगों ने उन्हें प्रेरित किया, उनके अनुभव कैसे हुए कि उन्होंने इतनी सारी चीजों को एक साथ साझा कर दिया, उसका उपाय बताया, उसका कारण तक हमें बताया कि क्या कारण है। क्योंकि हम खुद ही अपनी समस्याओं को उपजाते हैं, उनको लेकर आते हैं। तो लुइस एल हे मैम को पहले शत नमन। उनकी ऊर्जा यहाँ जो आज हमारे मेडिटेशन के द्वारा आ चुकी है, तो उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। लुइस एल हे के मैम का मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताती हूँ। वो क्या थी? वो एक छोटी सी 18 महीने की 18 महीने की जब वो थी, उनके माता पिता ने आपस में डिवोर्स ले लिया। वो छोटी सी अबोध बालिका जब इस सब को देख रही थी, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके जीवन में क्या हो रहा होगा वो हम सब समझ सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने, जब उनका डिवोर्स हुआ उनकी माता का, तो उनकी माता ने एक जगह नौकरी की, गृहिणी नौकरानी, घरेलू नौकरानी का कार्य शुरू किया गया। लेकिन वहां पर इनको अपनी माता से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि ये आपके साथ नहीं रह सकती। तब उन्होंने अपनी बेटी को, लुइस एल हे को, अपने से 3 हफ्ते के लिए दूर रखा। तो ये लगातार रोती रही। क्यों? ये उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जब इनकी माता इनसे दूर रही। उसके बाद इस पीड़ा के साथ वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उनकी माता भी इनको शायद पूरी तरह से वो सुरक्षा नहीं दे पा रही थी या नहीं संभाल पा रही थी। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि अकेले अभिभावक के रूप में वो इन्हें पाले। लेकिन समय के साथ उनको ऐसा लगा कि मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए, और उन्होंने एक व्यक्ति के साथ विवाह किया। लेकिन वो भी ऐसा व्यक्ति था जो क्रूरता परिवार के साथ था, जिसका क्रूरता के साथ संबंध था, अत्याचारी था। 4-5 वर्ष की आयु तक आते आते इनकी माता फिर से गर्भवती हुई अपने दूसरे पति के साथ, और एक उन्होंने कन्या को जन्म दिया।
इनकी बहन आई उस रूप में, लेकिन इनका कारवां चल रहा था और ये 5 वर्ष की हुई और इनके ही एक पड़ोसी ने बलात्कार कर दिया। उस छोटी सी अबोध बालिका जो 18 महीने की होते हुए इस पीड़ा को सह रही थी अंदर ही अंदर, और उस 5 वर्षीय बालिका का जब शोषण हुआ तो उसका केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने तो उस व्यक्ति को सजा दे दी 15 वर्ष की, लेकिन लोगों ने इनको ही ब्लेम किया कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। धीरे धीरे ये बात इनके अंदर घर करती चली गई कि शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही महत्वहीन हूँ, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, शायद मैं शोषण के ही काबिल हूँ। ऐसे ऐसे उनकी जीवन चलता रहा और एक मन में उनके डर बैठ गया कि जब वो व्यक्ति कोर्ट से आएगा तो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। ये विचार उनके मन में घर कर गए, डर भी, गुस्सा भी और क्रोध भी, और अंदर से आक्रोश भी उनके अंदर पूरी तरह भर गया। तो 4th कक्षा में जब वो 4थी कक्षा में आई तो स्कूल में एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था और वो पहले से ही अपने आप को इतनी महत्वहीन समझने लग गई थी कि मैं कहीं भी खड़ी होने लायक नहीं हूँ, मैं कहीं भी स्टैंड करने लायक नहीं हूँ, मेरा जीवन शायद ऐसा ही है। ये विचार ने काम किया और उस केक का जब डिस्ट्रीब्यूशन उनकी टीचर कर रही थी तो सारे बच्चों को केक उन्होंने छोटे छोटे पीसेस करके, किसी को 2 पीस मिले, किसी को 1 पीस मिला, लेकिन इनका स्वरूप उस समय बहुत गंदा था। ये बहुत गंदे कपड़ों में थी, इनके फटे जूते, इनके बाल, इनके मुंह से वो दुर्गंध आ रही थी गार्लिक की, क्योंकि इनके पेट में कीड़े थे जिसको मारने के लिए ये गार्लिक खाती थी। और शायद इसी वजह से धीरे आते आते इनको उस केक का एक पीस भी नहीं मिला। ये सोचती रही कि मैं, अब इनके मन में ये बात और घर कर गई, मैं वाकई में ही महत्वहीन हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये विचार इनके अंदर और वो डर, आक्रोश बढ़ता चला गया और ये धीरे धीरे 14-15 वर्ष की जब हुई तो ये थक चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि इनका यौन शोषण लगातार हो रहा था। एक दिन ये 15 वर्ष की आयु में अपने परिवार को, अपने स्कूल को, अपनी कक्षा को छोड़कर घर से भाग गई। वहां चली गई जहां इनको कोई भी ना जान पाए, कोई भी ना पहचान पाए। वहां इन्होंने एक डाइनर के यहाँ एक वेट्रेस का काम शुरू किया और अब इनके मन में ये बात थी कि जो मेरा शोषण करते हैं तो मैं उनको अपने मन से ही अपना शरीर सौंप दूं। उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शरीर दूसरों को सौंपने लगी और काम करने लगी। उसके बाद 16 वर्ष का जब इनका जन्मदिन था, 16वां वर्ष, तो ये खुद से प्रेग्नेंट हो गई। अब इनके लिए क्या था, एक तरफ दुनिया की ताने की बिन ब्याही एक लड़की जब माँ बनती है तो वो कैसी पीड़ा सहन करती है। इन्होंने उस बच्चे के लिए एक परिवार को ढूंढा जिसको बच्चा चाहिए था। इन्होंने 4 महीने, लास्ट के 4 मंथ्स उस महिला और उस पेरेंट्स के साथ बिताए जहां इन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। मात्र 5 दिन की उस बच्ची को छोड़कर ये अपने वहां से चली गई, क्योंकि इनको ये लगा, वो मातृत्व का एहसास भी नहीं कर पाई, सिर्फ इन्हें ये याद रहा कि उसके पैरों की उंगलियां बड़ी बड़ी थी। वो फीलिंग एक मदर की जो होती है, इन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं की। अब ये आगे चली और इनको अब ये लगा कि अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी माँ जो पीड़ा सह रही है मेरे पिता की, इन्होंने उनको वहां से ले लिया, उठा लाई, उनको अपने साथ ले आई और इन्होंने उनके लिए एक रहने का इंतजाम किया और एक घर में उनको होटल में काम दिला दिया जिससे वो अपना लालन पोषण कर पाए। उसके बाद उनको ये लगा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो शिकागो जाने लगी और अपनी मम्मी से बोली कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वहाँ वो 30 वर्ष तक रही। एक महिला मित्र इनकी बन चुकी थी जिसके साथ इन्होंने समय व्यतीत किया। धीरे धीरे इनका रूटीन चेंज हुआ, ये थोड़ा खुश रहने लगी, अपने आप से बात करने लगी, लेकिन जो अंदर विचार थे उन्हें ये नहीं निकाल पाई। वो ऊपर से पूरी तरह ढक चुके थे लेकिन अंदर ही अंदर वो पनप रहे थे। इन्होंने आगे जाके न्यूयॉर्क सिटी में ये आगे चली गई और वहां इन्होंने फैशन वर्ल्ड में कदम रखा और ये
उसमें एक फैशन मॉडल के रूप में काम करने लगी। वहां पर काम करते हुए इन्होंने एक शिक्षित अंग्रेज के साथ विवाह किया। अब इन्हें ये लगा कि मेरा जीवन शायद अब सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, मेरा पति और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो मेरा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत खुश थी ये, ऊपरी रूप में बहुत खुश थी, लेकिन उनके अवचेतन मन में क्या था वो इन्हें अब याद नहीं था। धीरे धीरे ये आगे जब इनका जीवन चल रहा था तो 15 वर्ष जब बीते तो इनके पति ने कहा, प्रिय मैं तुमसे दूसरा विवाह, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ और दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। ये इनके जीवन में एक अचानक इतने लंबे समय बाद उस घटना ने इनको, उस वचन ने, उस शब्दों ने इनको तोड़ दिया कि मैं कहाँ थी, फिर से वहीं आ गई, मेरा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, मैं बिल्कुल समाप्त हो गई, ऐसे विचार इनके मन में उठने लगे। फिर इन्होंने, इनको किसी एक ज्योतिषी ने बताया था कि आपके जीवन की एक छोटी सी घटना आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, लेकिन वो इनको याद नहीं थी। अचानक से एक दिन ये किसी बैठक में बैठी थी, रिलीजियस साइंस की वो बैठक थी, जहाँ पे उपदेश दिए जा रहे थे, बताया जा रहा था आध्यात्मिकता के बारे में, रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस साइंस के बारे में। वहां ये बैठे बैठे इनकी अंतरात्मा ने आवाज दी कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनो लुइस, ये आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए बना है। शायद उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया और वो धीरे धीरे उसके साथ कनेक्ट हो गई और उस बैठक को ये मंथली वीकली बहुत अच्छे से अटेंड करने लगी, उसकी हर कक्षा को ग्रहण करने लगी, उसके विजडम को जीवन में उतारने लगी। धीरे धीरे वो रिलीजियस साइंस का जो चर्च था वो इनका घर बन गया। और उसके बाद जब वो घर बना तो इनको लगा कि यहाँ पर एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं भी एग्जाम दूं, और ये एग्जाम में उत्तीर्ण हुई और वहां पर ये एक काउंसलर, चर्च काउंसलर के रूप में परिवर्तित होकर वहां पर उपस्थित रही। अब इनका जीवन सही चल रहा था, इनको ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि क्या है क्या नहीं, ये हैप्पी थी अपनी लाइफ से। और अपने न्यूयॉर्क सिटी में जहाँ ये थी पहले, उसके बाद शिकागो गई और वापस न्यूयॉर्क सिटी में आने के बाद इनको अब ये नहीं लगता था कि मेरा पुराना जीवन इन पर हावी हो रहा है। ये बिल्कुल नए रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, कक्षाएं ले रही थी, क्लासेस ले रही थी, और वहां पर सुबह से शाम तक 4 से 5 बार ध्यान भी होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो विचार इनके मन में बचपन से थे वो घुसे हुए थे, उन्हें ये नहीं निकाल पाई। ऊपर की परत तो उसके ऊपर आ गई, लेकिन आंतरिक रूप से उसे ये नहीं निकाल पाई। सडनली एक दिन इनको कैंसर हो गया। उनके डॉक्टर्स ने बताया कि ये सर्जरी होगी, ये बिना सर्जरी के आप नहीं रह सकती, क्योंकि इसको करना जरूरी है। अब इनको ये लगा कि सर्जरी, इनको ये बात समझ आ चुकी थी आध्यात्मिकता में कि ये शारीरिक रूप से मेरा उपचार करेगी, मेरे मन के विचार, मेरे मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से इससे मेरा उपचार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से होगा। मेरे शरीर के कुछ पार्ट को काट दिया जाएगा, उसकी सर्जरी करी जाएगी, कुदेरा जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इन्होंने उन डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ समय दिया जाए जिससे मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी इस बीमारी का इलाज कर पाऊं, क्योंकि ये इस बात को तो जान चुकी थी कि यू हील योर बॉडी में, इन्होंने इस बात को ये जान लिया था जब उसको लिखा था कि जो बहुत लंबे समय तक हम अपने अंदर किसी के प्रति नाराजगी रखते हैं ना, तो वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर कैसे? क्योंकि आप देखो कैंसर का फोड़ा कोई भी होता है तो उसका मुंह इंटरनल होता है, आउटर रूप में आपको कैंसर कभी नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से वो उसका मुंह होता है और बाहर से एक परत होती है। ऐसे ही वो जो गुस्सा, आक्रोश उनके अवचेतन मन में था वो पूरी तरह से अंदर था, बाहर वो पूरी तरह से एक तरह से सुरक्षित थी, खुश थी, हैप्पी थी। तो इन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर्स ने इनको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय दिया कि हम इससे ज्यादा समय आपको नहीं दे सकते, आप 3 महीने हमसे ले सकते हैं। 3 महीने में अब इनको लगा कि मैं जी और जान लगा दूं और अपनी इस बीमारी पर मैं विजय कर पाऊं। उसके बाद इन्होंने अपने लिए बहुत सारी पुस्तकें पुस्तकालय में गई और उससे रिलेटेड पुस्तकों को पढ़कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, विजडम लिया।
इन्होंने फुट रिफ्लेक्सोलॉजी और कॉलोन थेरेपी को भी अपने जीवन में अपनाया किसी एक थेरेपिस्ट के द्वारा, जिसकी वजह से इनको बहुत हेल्प मिली। इन्होंने मिरर एक्सरसाइज करी, जिस मिरर के सामने ये पहले कभी खड़ी नहीं हो पाती थी, अपने आप से प्यार नहीं करती थी, अब धीरे धीरे उस मिरर में देखकर इनको अपने प्रति प्यार महसूस होने लगा। ये सेल्फ लव की तरफ बढ़ने लगी, जो सेल्फ लव इनका बचपन में ही खो गया था। फिर इन्होंने एक थेरेपिस्ट की वजह से, की सहायता से एक पिल्लो को बहुत ज्यादा मारकर अपना आक्रोश निकाला। कई बार आपका आक्रोश इतना ज्यादा होता है कि आपका मन ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा चिल्लाएं, बोलें, कुछ भी कहें, लेकिन वो वाइब्रेशंस हमारे यूनिवर्स में जाती हैं या आपके आसपास आपके घर में फैलती हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि आप एक पिल्लो लें और पिल्लो के ऊपर जबरदस्त फूंक, उसे एक ऐसा समझे कि एक इंसान है जिसके ऊपर आपके ऊपर क्रोध भरा हुआ है, और उसे पंच कर करके इन्होंने उसका बुरा हाल कर दिया उस पिल्लो का, और इनका आक्रोश, इनका क्रोध धीरे धीरे बाहर आ गया। फिर इन्होंने फूड एक डाइटिशियन से हेल्प ली, जो इन्होंने जंक फूड खाया था उसका भी इन्होंने क्लींजिंग प्रोसेस किया। अपना नापा तुला इन्होंने खाना खाया, रॉ फूड खाया और समय के अनुसार खाया, और इनकी पूरी बॉडी धीरे धीरे क्लींजिंग हो गई, इनकी बॉडी का पूरा क्लींजिंग हो गया। अब इन्होंने इन सारी थेरेपीज को जब अपनाया तो इनको लगा कि अब मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा शरीर भी, मुझे ऐसा नहीं लगता इसके अंदर कुछ है। तो इन्होंने डॉक्टर्स को लगभग इस प्रोसेस में इनको 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद इनको डॉक्टर्स ने दोबारा एग्जामिन किया, तो डॉक्टर्स हैरान थे। उन्होंने कहा आपके यहाँ तो, आपके शरीर के अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। ये सब जब उन्होंने किया, इनके अंदर और प्रेरणा जागी। अब ये लोगों को धीरे धीरे आकर्षित करने लगी, लोग इनसे आकर्षित होने लगे, अपना अनुभव ये लोगों से साझा करने लगी, अपनी थेरेपीज दूसरों को इन्होंने जो किया बताने लगी। ग्राहक, जिसको इन्होंने ग्राहक का नाम दिया, जो इनके पास आते थे, इनसे जानते थे, कोई कोई आकर जब ये एक बार कहता था कि मैम मुझे आंखों की समस्या है, मैम मुझे कानों की समस्या है, तो ये तुरंत जान लेती थी कि इसका कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने इतने अनुभव अपने जीवन में लिए। धीरे धीरे ये सब इनका प्रचार और हील योर बॉडी प्रकाशित होने लगी, उसकी जगह जगह चर्चा होने लगी, ये सेशंस लेने लगी, इनकी कक्षाएं होने लगी, और इनकी बहुत अच्छी जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। तो अचानक से एक दिन इनकी बहन का फोन आया कि उनकी मदर गिर गई है, जिसको ये छोड़ के आई थी, और उनकी कमर की हड्डी या कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है। इनकी कमर का दर्द इनकी सिस्टर को भी था, क्योंकि उसका विवाह हो चुका था, उसका पति भी अच्छा नहीं था, और वो अपने पति से अपने दिल की कोई बात नहीं कह पाती थी। ये अपनी बहन और अपनी मम्मी को साथ लेकर आई, उनका इलाज कराया। लगभग 1 महीने के इलाज के बाद इनकी माता घर जाने लायक हुई। अब इनके जीवन में इनकी बहन और माँ का सुख आ चुका था, और ये खुद भी पूरी तरह से स्वस्थ थी, खुश थी, क्योंकि ये अपने जीवन से सब कुछ निकाल चुकी थी। अपनी मदर के साथ ये समय बिताने लगी और अपना जीवन सुचारू रूप से चलने लगा इनका। जब ये इनकी जीवनी है जो इन्होंने लिखी, लेकिन इस बुक के लिए ये प्रेरित कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ हील योर बॉडी ही लिखी। इनके ग्राहकों ने इनको बोला, जब इनके अनुभव इन्होंने साझा किए कि आप मैम इस पुस्तक को लिखो, जब इन्होंने ये पुस्तक लिखना शुरू किया तो इन्होंने सबसे अनुरोध किया कि ये पुस्तक जो है आप इसे पढ़ें। एक बार स्वाध्याय से आपको समझ नहीं आएगा, आप दोबारा स्वाध्याय धीरे धीरे करें, इसका जो उन्होंने तरीका बताया। और उस स्वाध्याय के साथ आप किसी मित्र या अपने रिलेटिव के साथ उस छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को जो इन्होंने बताई हैं, जब हम स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ में आएगी, उनको करें तो, और उसे इम्प्लीमेंट करें, तो आपके जीवन से नकारात्मकता, नकारात्मक विचार और आपका क्रोध, एंगर, एग्रेशन सब चला जाएगा, फियर। बेसिकली इन्होंने जो 3 चीजें बताई हैं हमें, कि हमारे जीवन में एक डर, एक एंगर और एक ईर्ष्या, 3 चीजें ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में
समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा है वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हमने ये भी जाना है कि सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस, क्योंकि हम अज्ञानता के कारण किसी को दोषी ठहराते हैं, कभी उसका कारण नहीं जानते कि ये किस लिए हुआ। इन्होंने ये भी बताया कि जो विचार होते हैं वो हमारा भविष्य बनाते हैं, और जो हमारा वर्तमान होता है उसमें सबसे ज्यादा शक्ति केंद्र होता है, वो हमारा शक्ति केंद्र सबसे ज्यादा वर्तमान में होता है। तो इन सब को अगर हम देखें समझें तो हम उनकी इस बुक का स्वाध्याय करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू। ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी कि मैं उनकी जीवनी आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच स्नेहा मैम। थैंक यू तो मास्टर्स भाभी जी, बहुत अच्छी चीज करी है भाई जी तुमने सब्सक्राइब ना। थैंक यू मास्टर्स। तो आज हमने इसको इतने अच्छे से समझा और स्नेहा जी ने इतने अच्छे से मतलब समझाया कि हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो मास्टर्स अगर आपका कोई भी प्रश्न है, वैसे तो ये हमारा स्वाध्याय अब हर मंडे और वेडनेसडे सेम टाइम पर होगा, आप सब जुड़े और इसकी जो एक्सरसाइज है अगर आप उसको सिंसियरली करेंगे, वो सब टास्क करेंगे तो आप खुद ही अपने अंदर वो चेंज लाएंगे। तो हमने तो अभी इतना अच्छा जाना कि कैसे सब कुछ हमारे अंदर ही है। वी आर ओन क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि हम सब चीजों को बड़े उससे हैंडल कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस और जेलसी और ईगो इनको छोड़ना है। ये हमारा मंडाला मेडिटेशन का एक कोशिश है कि हम इस स्वाध्याय को अलग अलग मास्टर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और छोटी छोटी एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन शायद हम बहुत पीछे छोड़ दिया था और अब दोबारा से हम नए हो रहे हैं, नया सीख रहे हैं। आपकी लर्निंग, आपकी क्लासेस जैसे होता है ना, स्कूल में जाते हैं और सीखते हैं, बिल्कुल ऐसा फील करेंगे जब आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप कॉपी पेन लेकर मिरर लेकर करेंगे तो आपको रियली बहुत अच्छा लगेगा। देखिए लुइस है कि ऐसे भी अलग अलग चैनल्स में इनके स्वाध्याय हो चुके हैं, पर हमारा इसमें खास क्या होगा कि जैसे हम स्पिरिचुअल टैबलेट से है, तो हमारी इसमें एक प्रयास रहेगी कि हम स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम को भी इसमें दे। जैसे मैम ने कहा था अभी कि यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, मतलब हम अपनी जीवन की हर सच्चाई को खुद लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारा एक स्पिरिचुअल टैबलेट का एक टैबलेट है जहाँ पे ये सत्य है कि स्पिरिचुअल का जो रियलिटी, हमारे लाइफ का जो रियलिटी हम खुद ही लिखते हैं, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस। तो वो जो हम शरीर में हमारी बहुत तकलीफ आती है, तब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उसकी वजह से हो गया, ये खा लिया इस वजह से हो गया, पर इसको कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि उसी वजह से ये बीमारी हमारे अंदर आती है। तो स्पिरिचुअल टैबलेट का विजडम भी उसके साथ में जोड़ा जाएगा। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, स्नेह मैम, नीतू अरोड़ा मैम, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मतलब कि मैं क्या बोलूं, मैंने कभी ये बुक अपने आप से पढ़ी है, पर हमेशा स्किप कर कर पढ़ी है। कभी भी है ना वो एक एकाग्रता से नहीं पढ़ी है कि पढ़ू पढ़ू बोल के, कुछ दिन पढ़ा छोड़ दिया, पढ़ा छोड़ दिया। लेकिन अब ये एक मौका मिला है, शायद इसीलिए ये यूनिवर्स ने अब मौका दिया कि हमें ये पूरी बुक पढ़नी है, पूरी दिल से जी जान लगा के पढ़नी है। और इसमें हम सभी आप सभी नोट कर लीजिएगा कि पेन, पेपर, एक वाटर बॉटल और एक छोटा आईना, किसी तरह का भी एक आईना अपने पास रखें। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी इधर उधर हिलना नहीं पड़ेगा। फिर यही एक्सरसाइज आप यहाँ पे सीख के बाद में भी आप घर पे कर सकते हो अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जैसे 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 वहाँ पे गाइडेंस मिलती जाएगी आप वैसे करते जाइएगा। सो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू।